सो वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी GS3। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का बाइफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, जहाँ पे हमने इन सेतु और एक्स सेतु पे क्लोज करी थी चीज़ें, राइट। सो इन टुडेस लेक्चर आर प्राइमरी फोकस विल बी ऑन इन सेतु कंजर्वेशन। ठीक है, सेक्रेड ग्रुव्स, नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हमारा प्राइमरी फोकस कंजर्वेशन को लेकर ही होगा। ठीक है, सो विल डिस्कस दैट। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट, मतलब टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, तो उसको हम लिस्ट डाउन करेंगे। उसमें बस आप लोगों को एक काम करना है, इंडिया का फिजिकल मैप उठाना, ठीक है, मार्क करके, मतलब अगर रूम में हो तो रूम में चिपका दो, सो दैट इट कैन बी विजिबल इन योर आइज। ठीक है, मतलब आते जाते कभी चाय पी रहे हो, कभी खाना खा रहे हो, तो एक नज़र मार के तुम्हें वो लोकेशंस याद होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्ड हुआ, कहाँ से आया, डिफरेंस क्या है, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस। बायोस्फीयर रिजर्व विल डिस्कस। एक बायोस्फीयर रिजर्व में मल्टीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट विल ऑल्सो डिस्कस कि कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व में क्या फ़र्क रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट का कितना रोल रहता है, या कम्युनिटी जो पीपल हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनका कितना रोल रहता है, दैट विल ऑल्सो डिस्कस। एंड विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसके अलावा एक आपका पंचायत फॉरेस्ट भी होता है, दैट ऑल्सो विल डिस्कस। इसके अंदर आपका PIB पब्लिश करता है आपका फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, FSR। ठीक है, हर 2 साल में आता है। तो मतलब जैसे इस साल का दे रहे हो, तो लेटेस्ट जब भी आया था 2021 में आया था लेटेस्ट, तो उसका तुम देख के उसका कंक्लूजन देख सकते हो किसी भी चैनल या किसी भी मतलब कोई भी एक रेफरेंस, एक डॉक्यूमेंट देख लेना, किसी भी कहीं पे भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऑनलाइन देख सकते हो या ऑफलाइन कहीं से उठा लेना, उसकी समरी देख लेना कि भाई फॉरेस्ट ग्रोथ कितनी हुई है, या स्पीशीज़ का काउंट कौन सा कहाँ बढ़ा है, कहाँ हमने कंजर्व करे ज़्यादा, तो ऑल दीज थिंग्स आर पब्लिश। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, ये हम लेक्चर 9 में पूरा डिटेल में कवर करेंगे, बट इन टूडेज लेक्चर विल गिव एन ओवरव्यू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, एनिमल्स, प्लांट, हैबिटेट्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपका IUCN आता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, सो उसके बेसिस पे देन वी हैव साइट, CMS, ट्रैफिक, UNCBD, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। विल डिस्कस दैट, बट आज के लेक्चर में IUCN का हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई फंडा क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, व्हाट इज़ रेड बुक। ठीक है, मतलब मोर देन 90% ऑफ द पीपल बिलीव कि ये एक UN की बॉडी है, UN ओवरव्यू करता है इस चीज़ को, IUCN को, बट दैट्स नॉट द केस। IUCN बेसिकली एक NGO है दैट वर्क्स विद द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, तो ओवरव्यू के हिसाब से ये मान लो बस IUCN के टोटल 6 कमीशंस हैं जो काम करती हैं, जिसमें से एक दो बहुत ज़रूर मतलब इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी सब के बारे में हम ओवरव्यू जानेंगे कि भाई फंडा क्या है। ठीक है, एंड द रेस्ट रिमेनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, सो लेक्चर 8, 9, 10 लेंदी होंगे, डिटेल में होंगे, सो हैव पेशेंस, और एक स्टैंडर्ड बुक साथ में रख लेना। ठीक है, ओके। सो वेरी फर्स्ट, इन सेतु कंजर्वेशन का बेसिक फंडा क्या है। इन सेतु और एक्स सेतु कंजर्वेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो है आपका जो हैबिटेट है वो कहाँ आपने पिक करा है। ठीक है, हैबिटेट जो है वो क्या है। ठीक है, भाई जंगल में शेर है, शेर को बचाना है, तो जंगल को ही प्रोटेक्ट करा। ठीक है, तो दैट इज़ इन सितु। ठीक है, जंगल है, जंगल में शेर है, शेर की आबादी एकदम से कम हो रही है, तो आपने शेर को उठाया और आपने उसको जू, या फिर जैसे होता है ना कि अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक दूसरी जगह रख दिया जहाँ पे वो स्पीशीज सेफ है, साउंड है, बट वो जहाँ रखा गया है अब वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। ठीक है, इवन दो दैट स्पीशीज सेफ, बट वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, तो उस केस में आपका एक्स सेतु आता है, एक्स सेतु कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब फोर्स ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है, एक्वेरियम, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर योर एक्स सेतु, पढ़ेंगे हम बाद में। बट आज का प्राइमरी फोकस हमारा इन सेतु पे है। तो इन सेतु इज़ कि जो आपका नेचुरल हैबिटेट है स्पीशीज़ का, प्लांट, एनिमल, जानवर, कुछ भी हो सकता है, अगर आप उसको उसी के नेचुरल हैबिटेट में सेफली सिक्योर कर रहे हो, उसको कोई थ्रेट नहीं हो रहा है, थ्रेट फ्रॉम पोचर्स और फ्रॉम डेवलपमेंट और फ्रॉम चेंज इन द ग्लोबल वार्मिंग। मतलब चेंज इन द ग्लोबल वार्मिंग तो तब भी एक नेचुरल प्रोसेस है टू एन एक्सटेंट, बट बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि भाई जैसे राइनो था, अब राइनो के जो सींग के पीछे बहुत ज़्यादा पोचर्स ने उनको किल करना स्टार्ट कर दिया था, तो ऑल ऑफ अ सडन देयर काउंट वेंट डाउन, राइट।
सेम गोज़ फॉर दिस बंगाल टाइगर ऑल्सो, उनकी जो स्किन है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव बिकती है। तो पोचर्स ट्राई टू किल देम, मतलब मैक्सिमम जानवर मरे भी, बट आइडिया ये था कि भाई सडनली अगर किसी स्पीशीज़ का काउंट नीचे जा रहा है तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट कि बस उनको अगर उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में हम सेफली रख पाएँ, ठीक है, तो आपका वो इन सितु कंजर्वेशन का पार्ट होता है, ठीक है। अब इन सितु के अंदर आपके जितने जो टाइप्स हैं, दैट इज सेक्रेड ग्रुव्स, नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सेक्रेड ग्रुव्स का मतलब ये है कि कई हमारे देश में, जैसे मैंने बताया था माल पहाड़िया करके झारखंड में है, उसको थोड़ा गूगल करोगे समझ में आ जाएगा। आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है समझनी, तो समझोगे तो उसको पढ़ लेना एक बारी। एग्जाम्पल दे दिया, माल पहाड़िया झारखंड, ठीक है। बेसिकली क्या है, आउटलाइन अगर मैं दे दूँ, कम्युनिटी विलेजर्स होते हैं या कुछ ट्राइबल्स होते हैं, दे आर वेरी मच दे कंसिडर सर्टेन स्पीशीज़, एनिमल, ट्रीज, वेजिटेशन, फॉरेस्ट वेरी सीक्रेट, ठीक है। तो वो उनके लिए एक आस्था का पार्ट बन जाता है। तो जिस ट्राइबल एरियाज़ में या जिस ट्राइबल्स के अंदर ऐसा कोई कम्युनिटी होती है, ठीक है, कि भाई पेड़ पत्तों को नहीं काटना है, जानवरों को नहीं मारना है, तो वहाँ पे इट बिकेम ऑटोमेटिकली एन इन सितु कंजर्वेशन, बिकॉज नेचुरल हैबिटेट है और उन जो जानवर है, जो स्पीशीज़ है, उनको कोई थ्रेट भी नहीं है, बिकॉज पीपल कंसिडर दोज स्पीशीज़ एज सीक्रेट, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है, इसको पढ़ लेना एक बार एक एग्जाम्पल से तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो वेरी फर्स्ट नेशनल पार्क था तुम्हारा येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएस के अंदर, ठीक है। अब ये उस टाइम पे जो बनाया गया था, ये बनाया इस माइंडसेट के था कि भाई जो कॉमन पब्लिक है वो पर्क्स बेनिफिट कर पाए, कि भाई एन्जॉयमेंट और थोड़ा पीपल का एक तरीके से पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए, सो दैट पीपल कैन गो विजिट एंड मतलब वो सराउंड हो सके उस पूरे नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट के अंदर। सो दैट वाज द प्राइमरी रीज़न वाई द नेशनल पार्क्स वर, मतलब वेरी फर्स्ट नेशनल पार्क वॉज क्रिएटेड। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें बदली, क्योंकि जो प्राइमरी गोल था वो शिफ्ट हुआ कि भाई जो नेचुरल स्पीशीज़ हैं या जो स्पीशीज़ उस वेजिटेशन, उस हैबिटेट में पाए जाते हैं, उनको सेफली सिक्योर रखना ही नेशनल पार्क का मेन एम होना चाहिए, ठीक है। अब भाई नेशनल पार्क का सीन क्या है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है वो इससे समझ में आएगा। ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है, एक फॉरेस्ट की वजह से मैंने अप्रॉक्स बाउंड्री बना दी, ठीक है। अब उस फॉरेस्ट में लाइन भी है, बहती हुई रिवर भी है, पेड़ पत्ते भी हैं, ठीक है। अब बेसिक डिफरेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का यहाँ आता है कि भाई अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो एक फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल स्पीशीज़ हैं, यू हैव ट्रीज, यू हैव रिवर, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम है पूरा, यू हैव लाइन, लेट्स से यू हैव ग्रास ऑल्सो, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या रहता है कि गवर्नमेंट का एम रहेगा कि भाई इस पूरे फॉरेस्ट में से, ठीक है, इस जो फॉरेस्ट की स्पीशीज़ है उसमें से अगर मेरा प्राइमरी टारगेट है टाइगर, लाइन, मतलब टाइगर बोलो, लाइन बोलो, कुछ भी कह लो, तो अगर मेरा फोकस है कि पूरे फॉरेस्ट में से मैं सिर्फ लाइन की जो स्पीशीज़ है उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक स्पेसिफिक एनिमल को ही मैं प्रोटेक्ट करने के हिसाब से अपनी सारी पॉलिसीज़ बना रहा हूँ, अपने सारे मेजर्स रख रहा हूँ, जो उनके सेफ्टी मेजर्स है कि भाई इन जैसे लाइन की स्पीशीज़ जो हैं, लाइन स्पीशीज़ या उनका काउंट नीचे नहीं जाना चाहिए, दे शुड नॉट गेट इंडेंजर्ड, दे शुड नॉट गेट वल्नरेबल, दे शुड नॉट गेट एक्सटिंक्ट। और बाकी की जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो चीज़ आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कहलाती है कि भाई इतने बड़े फॉरेस्ट में जो गवर्नमेंट का एम है वो ये है कि भाई लायन और टाइगर्स की आबादी कम नहीं होनी चाहिए। बाकी पेड़ पत्ते कटते हैं, कटने दो, टिम्बर निकाला जाता है, निकालने दो, बट किलिंग ऑफ लायन और टाइगर विल बी प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो उस चीज़ को कहते हैं आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए डिक्लेयर होता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई इसमें जो आपके ट्राइबल्स को अलाउड किया जाता है कि भाई ठीक है, अगर आपका लाइवलीहुड उस फॉरेस्ट पर डिपेंड है तो आप यू कैन ईजिली गो इन द फॉरेस्ट, यू कैन गेट योर टिम्बर और वट एवर नेचुरल रिसोर्सेज यू वांट टू हैव, और आप वहाँ पे फ्री फ्लो में मूवमेंट ले सकते हो, ठीक है। ट्राइबल्स का मूवमेंट कहीं भी प्रोहिबिट नहीं किया जाता इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बस जो एक स्पेसिफिक स्पीशी है उसकी प्रोटेक्शन प्राइमरी टारगेट होती है, ठीक है। इन द सेम केस अगर ये सेम फॉरेस्ट है तो ये अभी तक जो हमने समझा वो पूरा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है।
बट इन केस सेम कंडीशन है, फॉरेस्ट है, लायन, टाइगर, बहती हुई नदी, पेड़, पत्ते, पौधे, ग्रास सब है, अगर उसमें ये प्राइमरी फोकस है कि भाई ये पूरा रीजन, रीजन एज इन पूरा फॉरेस्ट, रीजन हो गया आपका पूरा फॉरेस्ट, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये पूरा फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट का प्राइमरी फोकस है कि भाई वहाँ पे पेड़ पत्तों से लेकर छोटे से छोटा खरगोश तक, शेर से लेकर बहती हुई नदी तक, सब कुछ प्रिजर्व होना चाहिए, सब कुछ सेफली जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, किसी भी तरीके का वहाँ पर डेवलपमेंट या किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचुरल हैबिटेट को इम्पैक्ट करे या चेंज करे, वो सब प्रोहिबिट हो जाता है, ठीक है। और वो पूरे नेशनल पार्क गवर्नमेंट के उसके अंदर आ जाता है कि भाई इसमें किसी भी तरीके का कोई कलेश नहीं चाहिए, ठीक है। स्पीशीज़ का काउंट है वो सेफली रहने चाहिए, दे शुड बी एबल टू ब्रीड, दे शुड बी एबल टू सर्वाइव, दे शुड बी एबल टू फ्रीली माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और उस पूरे रीजन को कहा जाता है आपका नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट थिंग और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क के अंदर ये जो ट्राइबल्स का फ्री मूवमेंट था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये नेशनल पार्क में मना कर दिया जाता है या फिर बहुत ही मतलब परमिशंस के थ्रू अलाउ किया जाता है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में के केस में नहीं था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्राइबल्स जो थे या जो भी लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे फॉर देयर लाइवलीहुड, दे कैन ईजिली कम एंड गो, बट नेशनल पार्क में पूरा फिर वो प्रोहिबिट किया जाता है। जो ट्राइबल्स फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, उनको रिलोकेट करा जाता है। जो ट्राइबल्स फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं जो कि नेशनल पार्क का पार्ट है, उनको रिलोकेट भी किया जाता है। एंड देन अगर जिसको फॉरेस्ट वगैरह एक्सेस करना है या नेशनल पार्क एक्सेस करना है, वो फिर प्रॉपर प्रोसीजर और परमिशन के साथ ही उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें लिख लो, फर्स्ट नेशनल पार्क वाज येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएस, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिख लो, इफ द गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन दैट द कंजर्वेशन ऑफ लायन/टाइगर नीड्स टू बी डन, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। So if the government gives direction that the conservation of lion needs to be done, then government will focus on safeguarding the lion and will ignore the remaining species, that is your tree, river, grass, ठीक है। This region or this primary focus of the government is called as wildlife sanctuary, full stop. Next लिखो, tribal peoples are allowed to live inside wildlife sanctuary, ठीक है। Whereas in case of national park, region and all the living species of that forest or habitat are taken care by the government and tribal people are asked to relocate from within the boundary of the national park, ठीक है। नेशनल पार्क की बाउंड्री से उन ट्राइबल्स को जो वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट का पार्ट नहीं है, मतलब द पीपल नीड्स टू बी रिलोकेटेड सो दैट द नेचुरल हैबिटेट कैन सर्वाइव एंड ग्रो ऑन इट्स ओन, वो करा जाता है नेशनल पार्क में, ठीक है। नो इंडिविजुअल इज अलाउड टू एंटर नेशनल पार्क विदाउट परमिशन, ठीक है, ठीक है। ये वही लिखा है, गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन, पूरे नोट्स लिखाए हुए, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पढ़ेंगे, IUCN, साइट्स, ट्रैफिक, CMS, उसमें से ये है कि IUCN ने कैटेगराइजेशन भी करा हुआ है। सो अंडर IUCN वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैटेगरी 4 एंड नेशनल पार्क्स कम अंडर द कैटेगरी 2, ठीक है। तो कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 4 के अंदर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राइट, बाउंड्री ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट फिक्स्ड, बट नेशनल पार्क की जो है वो फिक्स्ड होती है बाय द लेजिस्लेशन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ की मतलब बाउंड्री को एक्सपैंड भी किया जा सकता है, बट लेजिस्लेशन के थ्रू नेशनल पार्क्स की बाउंड्रीज हमेशा टू एन एक्सटेंट फिक्स्ड ही रहती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर बायोस्फीयर रिजर्व, ये था आपका पूरा नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट इज योर बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व की कहानी स्टार्ट होती है 1972 से, जब यूनेस्को, जो यूएन का पार्ट है, ठीक है, यूएन का पार्ट है, 1972 में इसने अपने सारे मेंबर्स को बोला कि भाई आप लोग एक बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश करना स्टार्ट करो, ठीक है, अंडर देयर प्रोग्राम विच वॉज MAB प्रोग्राम के अंदर यूनेस्को ने बोला कि भाई मतलब यूनेस्को ने अपने कंट्रीज जो मेंबर्स थे उनको बोला कि आप लोग अपने कंट्रीज़ में बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश करना स्टार्ट करो, एंड द प्रोग्राम नेम वाज MAB विच स्टैंड्स फॉर मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। अब उसके बेसिस पे जो पूरा मतलब बायोस्फीयर का है, वो एक फॉरेस्ट ले लो या कोई इकोसिस्टम कह लो, उसी का पार्ट होता है। तो उसके बेसिस पे जो फॉरेस्ट था उसको 3 जोन में डिवाइड करा गया पूरा, ठीक है। 3 जोन्स आएंगे, और कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। तो एक कलर कोडिंग के हिसाब से बनाया हुआ है। सबसे पहला आपका ये जो सबसे इनसाइड है, दिस इज़ योर
कोर जोन, ठीक है, फिर उसके बाहर आपका बफर जोन एंड सबसे बाहर आपका ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। तो ट्रांजिशनल जोन्स के अंदर ही आपके ट्राइबल लिविंग्स अलाउड हैं, बाकी बफर जोन और कोर जोन के अंदर किसी भी मतलब मैन का रहना या ट्राइबल्स का रहना अलाउड नहीं है, ठीक है। सो इसमें लिख लो, फॉरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, कोर जोन इज prohibited for any tribals, buffer zone is regulated and transitional zone is where the tribals are settled, ठीक है। तो इसमें और भी लिखो, usually 2 to 3 national parks and wildlife reserves usually 2 to 3 national parks and wildlife sanctuaries can come under one biosphere reserve, ठीक है। next you write, only for research purpose people can enter the core area, ठीक है। तो ये जो जोन बनाया था इसका जो कोर एरिया है उसके अंदर सिर्फ रिसर्च पर्पस के अंदर ही आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट राइट, फर्स्ट बायोस्फीयर इन द वर्ल्ड वाज यंगामी कॉन्गो, ठीक है। यंगामी कॉन्गो ही कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका के अंदर। और इंडिया का जो पहला वो था बायोस्फीयर रिजर्व, दैट वाज योर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में, ठीक है। अच्छा हाँ, जो हम नेशनल पार्क की बात कर रहे थे, येलोस्टोन, इंडिया का जो पहला था दैट वाज योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क भी बोलते थे, ठीक है। फर्स्ट इंडिया, तो दैट वाज योर जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिसको पहले हेलीज भी कहा जाता, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए आ सकते तो आ सकते हैं, अब तो नहीं आएगा, बट फिर भी पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज यंगामी, ठीक है, कॉन्गो के अंदर है। इंडिया का पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। नाउ द फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वो लिख लो, फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशंस ऑफ स्पीशीज, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व्स का काम क्या है कि भाई जो भी नेचुरल हैबिटेट में पेड़, पत्ते, फूल, पानी, दरिया, झील जो भी है वो सब जो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करना चाहते हैं जैसे हैं, दे शुड बी लाइक दैट ओनली, ठीक है। बेसिक इकोसिस्टम आपका बायोस्फीयर जो है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड एंड दे शुड बी एबल टू ग्रो इन देयर नेचुरल नेचुरल तरीके से जैसे ग्रो करते हैं वैसे होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर इज टू फास्टन द इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज सोशली, कल्चरेबल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, ठीक है। कि भाई अगर देखो पेड़, फल, पौधे, कोई भी नेचुरल हैबिटेट ग्रो करता है तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग टर्म्स में बात करूँ तो भाई जितना ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो करेगा उतना ही हमारा CO2 का जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में वो कम होगी, राइट। इसलिए पेड़, पत्ते, फूल लगाने चाहिए, ठीक है। थर्ड फंक्शन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज इट सपोर्ट्स द लॉजिस्टिक्स मतलब जो माइग्रेशन हुए हैं, जो चीज़ें डिफरेंट हैं कि भाई जैसे कि वो देखी होगी पुष्पा के अंदर वो रेड सैंडर्स है। इवन दो आज के टाइम पे वो रेड सैंडर्स मतलब उनका बिजनेस अलाउड नहीं है, बट स्टिल मल्टीपल थिंग्स आर देयर फ्रॉम फॉरेस्ट विच वी यूज़, जैसे नेचुरल मेडिकेशंस हैं, ठीक है, दवाइयाँ हैं। नीम बेसिक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, नीम के पत्ते आज के टाइम पे आप जैसे टूथब्रश की ज़रूरत मतलब ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, नीम यू कैन यूज़, ठीक है, दातून। सो ऑल दोज थिंग्स हेल्प्स इन द लॉजिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। नाउ अभी इंडिया के अंदर क्या है कि टोटल 18 बायोस्फीयर है डिक्लेयर्ड, जिसमें से 12 आर अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। लेटेस्ट जो आई मेरे पास जो डेटा है लेटेस्ट वॉज योर पन्ना रिजर्व, ठीक है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम नोट डाउन करेंगे। वो नोट डाउन कैसे करेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व का नाम, स्टेट्स, बाउंड्रीज, एरियाज़ और क्या क्या मतलब स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं वो सब पूर्व लिखेंगे। आप लोगों का काम क्या है कि फिजिकल मैप पकड़ो, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया को पकड़ो, ठीक है। और ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं मतलब एक में 9 बना लेना, मतलब देख लेना एक में सारे बनाने या 2-3 में बाइफरकेट करके रखने। मैप्स में वो लोकेशन पता होनी चाहिए और उस मैप्स को अपने दीवार पे लगाओ रूम के, सो दैट यू कैन मतलब आते जाते एक बारी नज़र डाल लिया करो। विद दैट वे सबकॉन्शियसली वो चीज़ गेन हो जाएगी, तो आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, टेक अ मैप ऑफ इंडिया फिजिकल एंड मार्क द बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे मार्क कर सकते हो कि भाई नीलगिरीज यहाँ पे है साउथ में,
अब वो कौन सा स्टेट में आता है या कौन से स्पेसिफिक एरिया का पार्ट है वो आप पता लगा सकते हो कि भाई कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में आता है, ठीक है, बाउंड्रीज से बटा हुआ है, ठीक है। ओके, सो नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी बेसिकली, नीलगिरी का नाम नील के बेसिस पे है, ब्लू विच इज़ ऑफ नीलुरुंजी प्लांट, ठीक है, पर्पल ब्लूइश कलर का होता है जो 12 साल में ग्रो करता है, इसलिए इसका नाम नीलगिरी, नीलगिरी रेंज भी है वैसे तो नीलगिरी इसलिए रखा गया बिकॉज ऑफ द नीलुरुंजी प्लांट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, टोटल 18 है, ठीक है। नेम, स्टेट, रीजन, एनिमल स्पीशीज सबको मेंशन करते हुए वी स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले आपका नीलगिरी कौन सा स्टेट है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। एरिया स्पीशीज़ हैं आपकी साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नीलम्बूर, सिरुवनी हिल्स, इराविकुलम नेशनल पार्क, डोडाबट्टा, ठीक है। एनिमल्स है आपके तार और मकाऊ। सेकंड इज़ योर अगस्त्य मलई, एरियाज़ हैं केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। पिपला, नैयार, शेंदुर्मी, वाइल्ड लाइफ और वेरी फेमस, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा ये, सॉरी, एडम्स ब्रिज नीचे है, ठीक है। अगस्त्य मलई आपका केरला और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। थर्ड इज़ योर गल्फ ऑफ मन्नार, सबको पता है कहाँ है ये, केरला में, ठीक है। एडम्स ब्रिज जो राम सेतु भी कहा जाता है वो, और डुगोंग एनिमल फेमस है, ठीक है। फोर्थ इज़ योर निकोबार, निकोबार आइलैंड, जाइंट रॉबर क्रैब बड़े मस्त होते हैं, एक बार गूगल करके देखना, बहुत सही साइज़ के होते हैं एंड एक्वेटिक हैं, तो यू कैन सी कि हाउ एन एक्वेटिक एनिमल कम्स ऑन द शोर एंड देन हाउ दे डू द मीटिंग, पूरा प्रोसेस होता है, अगर इंटरेस्ट हो तो देख लेना, ठीक है। फिफ्थ इज़ योर सैशामलम, आंध्र प्रदेश के अंदर है, रेड सैंडर्स, वेरी फेमस, पुष्पा मूवी जो आई थी, ठीक है, देख सकते हो उसमें, ठीक है। सिक्स इज़ योर पाचमारी, एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर कौन सा एरिया है, बैतूल, होशंगाबाद एंड चिंडवाला, ठीक है, सतपुरा रेंज में आता है पूरा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो स्पेशल है वो ये है कि इधर ना एक 5 टॉल हिल्स हैं सर्कुलर नेचर में, मतलब ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। और इसके बीच में ना एक ट्राइब रहती है, दैट इज़ योर बाइगा ट्राइब, बाइगा ट्राइब एमपी के अंदर है, ठीक है। तो वो मतलब होता है ना यूनिक चीज़ कहाँ क्या है पाचमारी की, तो वो ये है कि एमपी के अंदर एक बाइगा ट्राइब है जो कि 5 टॉल हिल्स हैं उसके बीच में रहती है वो ट्राइब, ठीक है। सो दिस वाज योर सिक्स्थ वन, पाचमारी, एमपी, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ या यूनिक चीज़ क्या है कि भाई बाइगा ट्राइब। नेक्स्ट इज योर अचानकमल अमरकंटक, ठीक है। सो दिस इज छत्तीसगढ़ एमपी, ठीक है। अनूपपुर, डिंडोरी, बिलासपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, तो ये उस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। देन इज योर पन्ना रिजर्व एमपी, छतरपुर पन्ना मध्य प्रदेश का पार्ट है। देन नेक्स्ट इज योर कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात, ठीक है। कच्छ, राजकोट, पैटर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड सुरेंद्र नगर। नेक्स्ट इज योर सिंपलीपाल उड़ीसा, मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। देन द वेरी फेमस सुंदरबन वेस्ट बंगाल, डेल्टा ऑफ गंगा, वहाँ पे पूरा आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर बाइफिकेट हो जाती है, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर, ठीक है। मतलब डेल्टा ऑफ गंगा कॉमा ब्रह्मपुत्र कॉमा मेघना, ठीक है। 12th वन इज योर नंदा देवी, फेमस माउंटेन, यूके, उत्तराखंड का है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके, उत्तराखंड, ठीक है। देन 13th इज योर कोल्ड डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट आपके हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, पीर वैली और चंद्रताल। देन यू हैव जो एरिया है जहाँ वो पाए जाते हैं, दैट इज योर सरचू, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे थे नॉर्थ के मान लो, साउथ के मान लो, थोड़े बहुत ईस्ट के। नाउ द स्पेसिफिक वंस विच आर स्पेसिफिक टू द नॉर्थ ईस्ट, कंचनजंगा सिक्किम, ठीक है, हम सबको पता है। मानस असम, ठीक है। इसमें जो एरियाज थे दैट वाज योर बोंगाईगांग, ठीक है, कोकराझार, नलबारी, कामरूप और दरांग, ठीक है। नेक्स्ट वन 16th इज योर डिब्रू सोखवा, डिब्रू साइखोवा असम, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, दिबांग वैली एंड सियांग वैली एंड नोक्रिक मेघालय, फेमस फॉर गेरो हिल्स, ठीक है।
तो 18 हैं, लिस्ट निकाल के अगर कुछ और भी मिल रहा है तो सिंपल मैप में चिपकाओ, दीवार पे लगा दो, आते जाते देखते रहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, व्हाट इज द डिफरेंस। अभी देखो बेसिक फंडा क्या है कि बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ एलिफेंट्स की, ठीक है, तो एलिफेंट्स ना माइग्रेट करते हैं, बहुत दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, फिर आते हैं जाते हैं। तो अब है क्या कि भाई ठीक है फॉरेस्ट अपनी जगह है, बट डेवलपमेंट भी चाहिए, बिना डेवलपमेंट के कोई भला तो होना नहीं है किसी का भी, ठीक है। बट डेवलपमेंट शुड नॉट इम्पैक्ट द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डेवलपमेंट के नाम पे आपने ऐसा डेवलपमेंट करा कि जो स्पीशीज़ का नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ये एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट 1, दिस इज़ फॉरेस्ट 2, ठीक है। एनिमल्स हैं, एनिमल्स का माइग्रेशन होता है यहाँ से वहाँ, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा होता है माइग्रेशन यहाँ से वहाँ, हो सकता है डिफरेंट स्पीशीज़ हो सकता है सेम स्पीशीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बड़ा सा फॉरेस्ट है। अब भाई डेवलपमेंट के नाम पे एक नेशनल हाईवे बनाना था उस एरिया में, ठीक है। तो अगर ये लैंड अलोकेट होती है हाईवे के लिए, ठीक है, ये सड़क बना दी फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली अगर सड़क बन गई है तो जो फ्री फ्लो माइग्रेशन था यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ वो तो रुक गया, ठीक है, उसको बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब भाई नेचुरल हैबिटेशन अगर किसी स्पीशीज़ की इम्पैक्ट होती है तो इकोसिस्टम इम्पैक्ट होता है, राइट। हो सकता है हाथी फॉरेस्ट 1 से फॉरेस्ट 2 जा रहे हो, ठीक है, खाने के लिए, लेट्स से यहीं पे फॉरेस्ट 2 के अंदर आपके केले के पेड़ हैं। अब भाई अगर जब बीच में हाईवे निकल गया तो केले के पेड़ तो हाथी तो पहुंच ही पाएंगे एंड दे विल स्टार्व टू डेथ, ठीक है। तो भाई ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से आपका जो नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा कोई डेवलपमेंट, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन ना हो जिसकी वजह से जो नेचुरल प्रोसेस और हैबिटेट्स है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करे कि स्पीशीज़ पे, स्पीशीज़ की लाइफ पे या स्पीशीज़ के नेचुरल प्रोसेसेस को डैमेज पहुँचे, ठीक है। तो उस केस में क्या रहता है, तो वही है इसमें आपका कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व का क्या सीन है कि अगर गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि भाई कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे नेचुरल स्पीशीज़ का मूवमेंट है वहाँ पे ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो दैट कम्स अंडर योर कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। एक बहुत ही फेमस पिक्चर है, अगर आपने देखी होगी नहीं देखी होगी तो एक ना हाईवे है, हाईवे के पिलर्स ऊपर से जा रहे हैं, मतलब हाईवे के पिलर हैं नेशनल हाईवे के, ठीक है, ऊपर आपका पूरा रोड है और नीचे से यू कैन सी एलिफेंट्स रोमिंग ईजिली, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जहाँ पे नेचुरल स्पीशीज़ के फ्री मूवमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और कंस्ट्रक्शन भी हो गया, ठीक है, नेशनल हाईवे भी बना दिया। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर फ्री मूवमेंट ऑफ स्पीशीज़ हिंडर नहीं होती है, बफर जोन बनाया जाता है, सो दिस इज़ योर बफर जोन, ठीक है। बफर जोन्स आर रिफ्रेन फ्रॉम एनी कंस्ट्रक्शन विच कैन हिंडर द मूवमेंट, ठीक है। तो ये बफर जोन अब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है तो वो कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। अगर उस गांव, उस एरिया के जो कम्युनिटी है, जो पीपल हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो गांव के लोग हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि भाई ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जहाँ जिसकी वजह से जो वहाँ के जो नेचुरल हैबिटेट के जानवर हैं, स्पीशीज़ हैं, उनकी ग्रोथ में इशू आए, तो दैट इज़ योर कम्युनिटी रिजर्व, सिंपल, ठीक है। तो इसमें लिख लो to not hinder the free movement of species between forests, buffer zones are refrained from doing any construction which can hinder the movement, full stop. Next, right, if the buffer zone is owned by the government, then it is called conservation reserve. Next, right, if the buffer zone is owned by the private people or the community, then it is called community reserve, ठीक है। These reserves specific to conservation reserve and community reserve was introduced in Wildlife Protection Amendment Act of 2002, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, एनी कंस्ट्रक्शन विच कैन हिंडर, ये वही सब लिखा है जो मैंने बोला अभी। अभी ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्व फॉरेस्ट वर्सेस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन से पता लग जाएगा व्हाट इज रिजर्व फॉरेस्ट। These forests are under the district supervision of government and no public entry is allowed for the collection of timber or grazing of cattle, ठीक है।
किसी का भी आना जाना अलाउड नहीं है, कोई भी लाइवलीहुड के लिए अगर वहाँ पे कल्टीवेशन होनी है या ग्रेजिंग होनी है या टिम्बर कलेक्शन होना है, एवरीथिंग इज़ प्रोहिबिटेड. तो दैट इज़ स्पेसिफिकली कॉल्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट. ठीक है. डायरेक्ट सुपरविजन है गवर्नमेंट का, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज तो आपको पता ही है. तो उसके बेसिस पे अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट सुपरवाइज करती है किसी फॉरेस्ट को और वहाँ पे कोई भी मतलब आना जाना मना है और वहाँ पे जो बेसिक लाइवलीहुड पे जो डिपेंडेंसी होती थी फॉरेस्ट पे, वो भी मना कर दी गई कि भाई कोई टिम्बर नहीं लेना, कोई वहाँ से फेल फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं तोड़ के लाने हैं, टिम्बर नहीं कलेक्ट करना है. ठीक है. या हम जानवरों को चराने के लिए लेके जाते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है, ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड. सो दिस कम्स अंडर योर रिजर्व फॉरेस्ट. ठीक है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज योर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. इसमें लिख लो, these forests are looked after by the government, but the local people are allowed to collect fuel, wood, timber and graze their cattle without causing serious damage to the forest. ठीक है. अब इसमें यह है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी आपके गवर्नमेंट ओवरव्यू करती है, पूरा देखती है, बट जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, if they have a dependency on the forest to collect their timber or graze their cattle, then they are allowed to do so, but they have to make sure कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से फॉरेस्ट पे डैमेज पहुंचे. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेजिंग ऑफ कैटल के नाम पे आप ले गए 100-200 जानवर एक साथ अंदर. ठीक है. या 100-200 गाय एक साथ ले गए. बट यस, हाउस होल्ड पे डिपेंड करता है. 1-2 गाय बकरी आप चराने लेके जा सकते हो, तो दैट इज़ मतलब ईजिली एक्सेप्टेबल, बिकॉज वो कोई सीरियस डैमेज नहीं करेगा फॉरेस्ट को. ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज विलेज फॉरेस्ट और कम्युनल फॉरेस्ट. ठीक है. इसमें लिख लो, इट इज़ गवर्न बाय द लोकल कम्युनिटीज़ एंड यूज फॉर मेडिसिनल प्लांटेशन, रिक्रिएशन एंड रिलीजियस पर्पस. ठीक है. जो लोकल कम्युनिटी है वो पूरा प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. अपने रिलीजियस पर्पस के लिए या फिर कोई मेडिसिनल प्लांटेशन, ठीक है, या रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए वो लोग उस फॉरेस्ट को, उस एरिया को सेफली सिक्योर रखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि भाई कोई भी डैमेज ना पहुँचे उस फॉरेस्ट को. सो दिस इज कॉल्ड एज ए विलेज फॉरेस्ट और कम्युनल फॉरेस्ट. ठीक है. So basically this village forest is maintained by the panchayat and then that village forest is called as panchayat forest. ठीक है. So fun fact, Maharashtra and Northeast have the largest number of forest areas. ठीक है. फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है PIB के थ्रू हर 2 साल के अंदर, तो जो लेटेस्ट आएगी उसको देख के उसका एनालिसिस और कंक्लूजन देख लेना. ठीक है. मूविंग ऑन. नाउ द इंस्टीट्यूशन बेस्ड कंजर्वेशन रिजर्व्स. इसके अंदर हम IUCN का बेसिक ओवरव्यू पढ़ेंगे अभी, बाकी इन डिटेल विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. सो बेसिकली IUCN स्टैंड्स फॉर योर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में. ठीक है. अब इसकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है. फेमस बुक ऑफ IUCN इज़ योर रेड बुक. ठीक है. रेड बुक क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी पॉइंटर्स लिख लो. ठीक है. सो IUCN has association with more than 1300 institutions, both government and non-government. ठीक है. IUCN is not part of UN, it is an NGO. ठीक है. जो वर्क करती है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. ठीक है. इन टोटल IUCN हैव 6 वर्किंग कमीशंस. तो जो सबसे पहली वर्किंग कमीशन है दैट इज स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन. ये पब्लिश करती है आपकी रेड बुक. ठीक है. रेड बुक का मतलब क्या है, इंडेंजर्ड है, वनरेबल स्पीशीज़ है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, क्या वो मेंशन करती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. बाकी के जो 5 कमीशंस हैं जो IUCN के अंदर काम करती है, दैट इज़ योर कमीशन ऑन एजुकेशन कम्युनिकेशन. थर्ड वन इज़ योर कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट. ठीक है. फोर्थ वन इज़ योर कमीशन ऑन एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी. फिफ्थ वन इज़ योर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल लॉ. एंड द लास्ट 6th इज़ योर वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है. तो पहली जो कमीशन थी स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, ये आपका रेड बुक का डेटा पब्लिश करती है, पूरी रेड बुक. और जो 6th है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, दिस पब्लिशेज योर ग्रीन डेटा लिस्ट. ठीक है. अब इनका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. एक आपका और होता है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल बी फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या, जैसे COP हो गया, साइट्स ट्रैफिक हो गया, कब कौन सा कन्वेंशन हुआ, कब कौन सा मतलब होता है ना कि क्या लॉज एंड रेगुलेशन हम फॉलो करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे. ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस फ्रॉम द इन डिटेल फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. आज के लेक्चर में IUCN का बेसिक ओवरव्यू,
ही बताना था, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद IUC इन डिटेल, देन साइट्स, ट्रैफिक, CMS एंड रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन में इंडिया में जितने भी रामसार साइट्स हैं प्रोबेबली वो मैं बता दूंगा। सेम वही करना है जो बायोस्फीयर रिजर्व के साथ करा था, जस्ट टेक आउट अ फिजिकल मैप एंड मार्क ऑल द रामसार कन्वेंशन साइट्स, चिपका लो दीवार पे, आते जाते देखते अनकॉन्शियसली वो चीज़ याद हो जाएगी कि लोकेशन कहाँ है, कौन कौन से स्टेट एरियाज़ है और क्या क्या वो स्पीशीज़, मतलब कहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, शंकर रेफ़र कर रहे हो तो शंकर चैप्टर 9 मिल जाएगा, पार्ट 2 बायोडाइवर्सिटी है पूरा, तो उसका जो पहला चैप्टर है उसके अंदर जो आज भी हमने पूरा पढ़ा वो सब मिल जाएगा डिटेल। तो कुछ भी डाउट हो वो रेफ़र करो, अगर वहाँ से भी समझ में नहीं आया तो यू कैन जस्ट राइट अस ऑन आवर ईमेल एंड विल रिवर्ट यू, ठीक है, डिटेल में और थोड़ा बता देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। You guys have been showering a lot of support nowadays, so thank you so much for that. And yes, it's the last month of 2023, but we have a big challenge in front of us in 2024, right? So buckle up, keep doing the hard work, keep studying. Thank you for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye.